जरा सोचिए, इंट्राडे इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करने वाले 70% से भी ज्यादा ट्रेडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच तो यही है। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम भारतीय एफएनओ मार्केट की इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि 2026 के नए नियमों और मार्केट के काम करने के तरीके को समझकर कैसे इस बाजार में न सिर्फ टिका जा सकता है, बल्कि एक सफल सफर भी तय किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के इस रोडमैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इन 5 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, भारतीय ऑप्शंस का परिदृश्य। दूसरा, नए लॉट साइज को समझना। तीसरा, ऑप्शंस ट्रेडिंग टूलकिट। चौथा, सेबी के इंट्राडे मार्जिन नियम। और आखिर में एफएनओ टैक्सेशन को नेविगेट करना। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, भारतीय ऑप्शंस का परिदृश्य। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले ना इसके बेसिक रूल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया भर में मुख्य तौर पर 2 तरह के ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। अमेरिकन ऑप्शंस में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी आप इन्हें एक्सपायरी से पहले कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं यूरोपियन ऑप्शंस, जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि साल 2010 में ही सेबी ने रिस्क को कम करने और मार्केट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारत के सभी ऑप्शंस को पूरी तरह से यूरोपियन स्टाइल में बदल दिया था। मतलब हमारे यहाँ जो भी ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस में होती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है नए लॉट साइज को समझना। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 लाख रुपए। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है, बल्कि सेबी द्वारा तय की गई नई मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। आप इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देख सकते हैं। इसका सीधा सा मकसद ये है कि डेरिवेटिव्स मार्केट सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए रहे जिनके पास अच्छी खासी कैपिटल है, ना कि उन छोटे सट्टोरियों के लिए जो बिना सोचे समझे दाव लगाते हैं। एक तरह से ये मार्केट में बेवजह की सट्टेबाजी को रोकने का एक बड़ा कदम है। इस नए लॉट साइज वाले सिस्टम को एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बाजार से अंडे खरीदते वक्त एक अंडा नहीं बल्कि पूरा कार्टन खरीदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ऑप्शंस में भी शेयर्स या इंडेक्स लॉट में ही खरीदे जाते हैं। अब निफ्टी 50 का लॉट साइज 75 हो गया है, जिसका मतलब है कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 18 से 20 लाख के बीच बैठेगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज आया है, वन एक्सचेंज वन वीकली रूल। इसके तहत बैंक निफ्टी जैसे कई इंडेक्स के वीकली एक्सपायरी अब बंद हो चुकी हैं और ये अब सिर्फ मंथली बेसिस पर ही उपलब्ध हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, ऑप्शंस ट्रेडिंग टूलकिट। मार्केट में रणनीतियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शुरुआत हमेशा सिंपल चीजों से ही करनी चाहिए। नए ट्रेडर्स को सबसे पहले दिशात्मक ट्रेड यानी लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट से शुरुआत करनी चाहिए। एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब स्प्रेड्स या आयरन कॉन्डोर जैसी थोड़ी एडवांस रणनीतियों की तरफ बढ़ना चाहिए, जो खासकर तब काम आती हैं जब मार्केट एक सीमित दायरे में फंसा हो। अक्सर लोग शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स ले लेते हैं और नुकसान करवा बैठते हैं। हमें उस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। अब देखिए, सिर्फ रणनीति होना ही काफ़ी नहीं है, सही समय पर एंट्री और एग्जिट लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और यही काम आते हैं हमारे तकनीकी टूल्स, जैसे कि RSI, जो एक बेहतरीन मोमेंटम टूल है। ये हमें बताता है कि कोई एसेट अपनी सामान्य कीमत से बहुत ज़्यादा खरीदा या बेचा तो नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ है PCR, जो मार्केट के मूड का थर्मामीटर है। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं ना, तो जो डेटा निकल कर आता है उससे बहुत ही सॉलिड और लॉजिकल ट्रेडिंग फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा दिमागी कसरत करते हैं। मान लीजिए कि इस सिक्योरिटी की कीमत लगातार गिर रही है, लेकिन उसका ओपन इंटरेस्ट यानी OI लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए, मार्केट का ट्रेंड हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अगर आपके दिमाग में जवाब आ गया है तो इसे चेक करते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब यह है कि मार्केट में गिरावट का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ओपन इंटरेस्ट असल में उन कॉन्ट्रैक्ट्स का नंबर है जिन्हें अभी तक सेटल नहीं किया गया है। तो जब कीमत गिर रही हो और नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़ रहे हों, तो समझ लीजिए कि यह मंदी का दौर सिर्फ एक छोटा सा झटका नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत डाउन ट्रेंड है। ये डेटा ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। अब बढ़ते हैं चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, सेबी के इंट्राडे मार्जिन नियम। आपकी रणनीति कितनी भी कमाल की क्यों ना हो, अगर मार्जिन के नियम क्लियर नहीं है तो सब बेकार है।
पुराने T+2 सेटलमेंट वाले दिन तो अब इतिहास बन चुके हैं। नए T+1 नियम के तहत ब्रोकर्स को ट्रेड के अगले ही दिन मार्जिन कलेक्ट करना होता है। इसके साथ ही ट्रेड लेने से पहले अपफ्रंट 20% मार्जिन और एक्सचेंजों द्वारा दिन में 4 बार लिए जाने वाले रियल टाइम स्नैपशॉट्स ये सब सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। अब इन नियमों को पाबंदियों की तरह नहीं बल्कि एक सेफ्टी नेट की तरह देखना चाहिए। लेवरेज को 5 गुना तक फिक्स करना, बायर से पूरा प्रीमियम एडवांस में लेना और एक्सपायरी के दिन सेलर्स पर एक्स्ट्रा 2% मार्जिन लगाना, ये सारे कदम सिर्फ इसलिए उठाए गए हैं ताकि मार्केट में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जा सके और रिटेल ट्रेडर्स की पूंजी को पूरी तरह डूबने से बचाया जा सके। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, F&O टैक्सेशन को नेविगेट करना। बाजार से मुनाफा कमाना एक बात है, लेकिन उस मुनाफे को कानूनी तरीके से बचाकर रखना बिल्कुल अलग गेम है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट F&O ट्रेडर्स को एक आम निवेशक नहीं बल्कि एक व्यापारी या बिजनेस ओनर मानता है। इसे गैर सट्टा व्यापार आय माना जाता है, इसलिए इस पर कोई फिक्स टैक्स रेट नहीं होता। ये आपकी कुल इनकम में जुड़ता है और स्लैब के हिसाब से इस पर 30% तक टैक्स लग सकता है। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि ITR 3 फॉर्म भरना आपके लिए एकदम अनिवार्य हो जाता है। अब ये स्लाइड थोड़ी ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। 2026 के नए बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस प्रीमियम पर STT अब 0.10% से बढ़कर 0.15% हो गया है। सुनने में ये बढ़ोतरी शायद छोटी लगे, लेकिन हकीकत में ये आपके हर एक ट्रेड के ब्रेक इवन कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा देती है। हालांकि राहत की बात यह है कि आप जो भी STT चुकाते हैं उसे एक बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर टैक्स में डिडक्ट किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, एक बिजनेस ओनर होने के कुछ फायदे भी हैं। आप कई सारे खर्चों पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। STT, ब्रोकरेज और एक्सचेंज फीस तो आप क्लेम कर ही सकते हैं, पर साथ ही इंटरनेट का बिल, डेटा सब्सक्रिप्शन और यहाँ तक कि ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर पर 40% डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया जा सकता है। अगर इन सब को सही तरीके से फाइल किया जाए तो 10 करोड़ के टर्नओवर ऑडिट लिमिट से पहले ही टैक्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 8 किसी जादू से कम नहीं है। इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक F&O में होने वाले गैर सट्टा व्यापार नुकसान को आप पूरे 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आज आपको नुकसान हुआ है तो आप उस नुकसान का इस्तेमाल आने वाले 8 सालों तक अपने मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज? लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा कैच है। अगर आपने 31 जुलाई की ITR 3 फाइलिंग की डेडलाइन मिस कर दी, भले ही सिर्फ एक दिन से, तो ये सारे नुकसान कैरी फॉरवर्ड करने का हक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अक्सर लोग नुकसान होने पर सोचते हैं कि रिटर्न क्यों ही फाइल करना, और बस यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, समय पर रिटर्न फाइल करना आपके कैपिटल को बचाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। इतने हाई मार्जिन, सख्त रूल्स और नए टैक्स स्ट्रक्चर के साथ क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग वाकई में दौलत बनाने का जरिया है, या फिर आधी अधूरी जानकारी वाले ट्रेडर्स के लिए सिर्फ एक जाल? सच्चाई ये है कि बिना सही नॉलेज और डिसिप्लिन के ये मार्केट आपको कभी भी बाहर का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जो लोग रूल्स को समझते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, उनके लिए 2026 का ये नया मार्केट आज भी अवसरों की कोई कमी नहीं छोड़ता। सही जानकारी ही इस नए डेरिवेटिव मार्केट में सफलता की इकलौती चाबी है। तो सीखते रहिए और सोच समझ कर ट्रेड कीजिए।